हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मानव भूगोल के कौन कौन से उपागम थे और साथ ही उसके कौन कौन से क्षेत्र और उप क्षेत्र थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे समय के गलियारों से मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ है। समय के अनुसार मानव भूगोल में जो विषय क्षेत्र थे, कंटेंट, उसका किस तरीके से विकास हुआ है। जो उपागम थे, अप्रोच अध्ययन की जो विधियां थीं, उनका किस तरीके से विकास हुआ है। तो इसको हम देखेंगे। हेडिंग जो समय के गलियारों में मानव भूगोल है, उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मानव भूगोल के उपागम जिसे अप्रोच कहते हैं, अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसका अर्थ होता है अध्ययन की विधि, यानी कि मानव भूगोल में प्रारंभिक समय से, यानी कि जब मानव भूगोल का शुरुआत हुआ उपनिवेश काल से, तब से लेकर और आधुनिक समय तक मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, किस विधि से पढ़ते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसी को कहते हैं अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शुरुआत होती है मानव भूगोल की आरंभिक उपनिवेश युग से, यानी कि जब विश्व के देशों की खोज की जा रही थी। स्पेशली जितने यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो विश्व के अलग अलग देशों की खोज कर रहे थे। उसी समय अमेरिका की खोज हुई, उसी समय भारत की खोज हुई। इस तरीके से उपनिवेश युग, यानी कि उपनिवेश का अर्थ होता है जो कॉलोनियल पीरियड था, जिस समय यूरोप के विभिन्न जो देश थे, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सारे जो देश थे, डेनमार्क वगैरह, ये देश विश्व के अलग अलग देशों की खोज कर रहे थे। यानी कि विश्व में केवल यूरोपियन कंट्रीज़ उस समय खोजी गई थी। इसके अलावा बाकी जो विश्व था वो अननोन था, जिसकी जानकारी नहीं थी। उसी की खोज करने के लिए विश्व की जो सबसे डेवलप्ड क्षेत्र था, यूरोपीय क्षेत्र, उस वहाँ के जो देश थे वो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों की खोज करने के लिए जो साहसिक यात्राएं थीं, उनके माध्यम से विश्व के देशों की खोज कर रहे थे। अब इस समय क्या हुआ कि विश्व के अलग अलग देशों की खोज की जा रही थी और उनका विवरण दिया जा रहा था। तो आरंभिक उपनिवेश युग, यानी कि कॉलोनियल पीरियड का जो फर्स्ट हाफ था, जिस समय विश्व के देशों की खोज की जा रही थी, अन्वेषण का अर्थ होता है, यानी आरंभिक उपनिवेश युग में जो अप्रोच अपनाया गया था मानव भूगोल के अंतर्गत, उसको कहा गया अन्वेषण और विवरण उपागम। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, और विवरण का यानी कि उसका डिटेल स्टडी करना, यानी विश्व के विभिन्न देशों की खोज की गई। कौन सा देश कहाँ पे स्थित है उसका विवरण दिया गया। यानी कि सबसे पहले विभिन्न देशों की खोज की गई और यूरोप से वो देश किस दिशा में है, कितनी दूरी पे है, कितने दिन का समय लगेगा वहाँ से पहुँचने में, तो इसका पूरा डिटेल दिया गया। तो आरंभिक उपनिवेश युग में जो अप्रोच बनाया गया, उसकी विशेषता थी कि विश्व के जो नए नए क्षेत्र थे, नए नए जो देश थे, उनकी खोज किया जाना और उनके बारे में पूरा डिटेल देना कि वो यूरोप से किस दिशा में और कितनी दूरी पर स्थित हैं। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर उपनिवेश युग, यानी कि कॉलोनियल पीरियड उपनिवेश युग का जो सेकेंड हाफ था, बाद वाला जो समय था, उसमें क्या किया गया कि उस समय तक विश्व के देशों की लगभग सभी क्षेत्रों की खोज की जा चुकी थी। तो अब जो अप्रोच अपनाया गया मानव भूगोल में, उसको कहा गया प्रादेशिक विश्लेषण उपागम। यानी एक एक क्षेत्र को हम लेके और उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करना शुरू कर दिए। यानी उस क्षेत्र की भूआकृति कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ जो वनस्पतियाँ हैं वो कैसी हैं, वहाँ मिट्टी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ कौन से खनिज संसाधन हैं, इन सब का विश्लेषण शुरू हुआ। यानी कि एक एक प्रदेश को लेके उसका अलग अलग अध्ययन शुरू हुआ। यानी फर्स्ट हाफ में, कॉलोनियल पीरियड का जो फर्स्ट हाफ था, उसमें हमने केवल विश्व के नए नए क्षेत्रों की खोज की और उसका एक सिंपल डिटेल दिया कि वो यूरोप से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, ये सब डिटेल दिया गया। जबकि सेकेंड हाफ में, जब लगभग सभी क्षेत्रों की खोज की जा चुकी थी, उस समय
विश्व के जो देश थे उनका एक एक प्रदेश को लेके और उसका डिटेल अध्ययन किया जाना शुरू हुआ, उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस करना शुरू हुआ। जो रीजनल एनालिसिस था वो शुरू हुआ, तो इसीलिए उसको कहते हैं रीजनल एनालिसिस अप्रोच, यानी प्रादेशिक विश्लेषण उपागम। विश्व के एक एक प्रदेश को लेके और उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस किया जाना शुरू किया गया। इसके बाद जो अप्रोच आता है समय के अनुसार, तो वो है समय है प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बीच 1930 का जो दशक था, यानी 1930 के दशक में अब हम देखते हैं कि भूगोल में कौन सा उपागम था, कौन सा अप्रोच था। तो इसको कहा गया क्षेत्रीय विभेदन उपागम, एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच। यानी इस समय तक विश्व के जो विभिन्न क्षेत्र थे उनका एनालिसिस किया जा चुका था। अब ज़रूरत थी कि दो क्षेत्रों के बीच में हम विभेदन करें, उसमें डिफरेंस निकालें कि क्या दोनों में विभिन्नता है, दो क्षेत्रों के बीच में क्या विभिन्नता है। क्योंकि जब तक हम विभिन्नता नहीं ज्ञात करेंगे तब तक उन दो क्षेत्रों के बीच में लेन देन जो संबंध होता है, वस्तु विनिमय होता है, व्यापार होता है, ये सब शुरू नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरत थी कि जब विश्लेषण हो गया, यानी हर क्षेत्र के बारे में हमने डिटेल जानकारी इकट्ठा कर लिया, तब उसके बाद से क्षेत्रीय विभेदन उपागम आया, एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच। यानी दो क्षेत्रों को लेके उसके बीच में क्या विभिन्नता है उसको हम समझना शुरू किए। उस समय जो मानव भूगोल था उसका कंटेंट यही था कि दो क्षेत्रों के बीच में क्या विभिन्नता है उसको जानना, उसको ज्ञात करना। इसके बाद 1960 का दशक आता है। 1930 से 1960 के दशक तक, 1960 तक क्षेत्रीय विभेदन उपागम चलता रहा, यानी दो क्षेत्रों के बीच में विभिन्नता ज्ञात करने का जो विधि थी वो चलती रही। मानव भूगोल का जो कंटेंट था वो क्षेत्रीय विभेदन अप्रोच पे ही आधारित था। 1960 के दशक में ये जो अप्रोच था वो चेंज हुआ और 1960 के दशक में जो अप्रोच आया वो था स्थानिक संगठन उपागम। यानी दो क्षेत्रों के बीच में जब हम विभिन्नता ज्ञात कर रहे थे उस समय पता चला कि कौन से देश कम डेवलप है, कौन सा क्षेत्र कम डेवलप है और कौन सा क्षेत्र ज़्यादा डेवलप है। तो जो क्षेत्र कम डेवलप है वहाँ का हम स्थानिक संगठन करते हैं, उस प्लेस का किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, उसको हम लोग वहाँ का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, ये सब के बारे में हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं स्थानिक संगठन। यानी किसी भी स्थान को डेवलप करने के लिए किस तरीके से हमको उसको संगठित करना है, उसी को कहते हैं स्थानिक संगठन। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, यानी किस तरीके से हम किसी स्पेस को ऑर्गेनाइज करें कि वो डेवलप हो सके, उसी को कहते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। यानी दो क्षेत्रों के बीच में विभिन्नता ज्ञात करके हमने क्या किया कि कौन सा क्षेत्र कम डेवलप है उसको डेवलप करने के लिए हमने ये स्थानिक संगठन अप्रोच अपनाया कि किस तरीके से हम किसी क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। अब उस डेवलपमेंट के लिए हमें ज़रूरत थी कि उस क्षेत्र का हम मॉडल तैयार करें, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या संसाधन हैं, हम उनको लिस्ट तैयार करें, उनके बेस पे हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा उसमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जो मॉडल्स बनते हैं उनके आधार पे हम किसी क्षेत्र को किस तरीके से डेवलप करना है उसका एक मॉडल तैयार कर सकते हैं, एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, एक प्रारूप तैयार कर सकते हैं। कई सारी सांख्यिकी विधियां इसमें उपयोग की गई, कई सारे मॉडल, नियम, सिद्धांत, उन सब का यहाँ पे यूज़ होने लगा कि किसी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत होगी और किस तरीके से हम किसी क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें इस समय स्थानिक संगठन उपागम के अंतर्गत किसी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए हमने किस तरीके से स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसके लिए हमें कई सारे नियमों, सिद्धांतों, मॉडल्स और सांख्यिकी जो विधियाँ हैं, स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं, उनका हमने उपयोग करना शुरू किया। अब ये उपयोग इतना ज़्यादा हो गया कि मानव भूगोल की जो एक आत्मा थी, जो एक उसका मूल था मानव, वही इग्नोर होने लगा। यानी मानव भूगोल में सांख्यिकी विधियों, नियमों, सिद्धांतों, इन सब का इतना अधिक प्रयोग होने लगा कि इसकी अधिकता होने लगी और मानव की जो भावनाएं हैं, मानव की जो एक इच्छाएं हैं, वो कहीं खो गई। इसीलिए 1970 के दशक में
3 अप्रोचेज़ आए, मानवतावादी ह्यूमनिज़्म, अमूलवादी जिसको हम कहते हैं रेडिकलिज़्म, और व्यवहारवादी जिसको हम कहते हैं बिहेवियरलिज़्म। ये 3 उपागम का उदय हुआ। इस 3 उपागमों के उदय के पीछे जो एक सांख्यिकी विधियों की जो अधिकता हो गई थी उसका विरोध था। भूगोल में जो सांख्यिकी विधियों की अधिकता होती है, और या जो भी सांख्यिकी विधियों की अधिकता हुई, कंप्यूटर का यूज़ होने लगा, मॉडल, नियम, सिद्धांत पे आधारित भूगोल का जो 1960 का दशक था उसी के विरोध स्वरूप यहाँ पे 1970 के दशक में ये 3 अप्रोचेज़ आए। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि भूगोल में जब भी 1960 के दशक में जो कंप्यूटर, सांख्यिकी विधियों, मॉडल, नियम, सिद्धांत, इन सब की जो अधिकता हुई, उपागम में जो ये सब चीज़ें शामिल हुई भूगोल में, उसी को कहा जाता है मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। यानी ऐसा रिवोल्यूशन, ऐसी क्रांति जो मात्रा, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यहाँ मात्रा, क्वांटिटी यानी कि गणना करने वाली चीज़ नहीं, बल्कि यहाँ क्वांटिटी से मतलब है नियम, सिद्धांत, मैथ से रिलेटेड मेनली है। नियम, सिद्धांत, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, मॉडल्स, जो कंप्यूटर का यूज़, ये सब को हम लोग मिला के कहते हैं मात्रात्मक क्रांति। यानी जिस समय इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा मानव भूगोल में, उसको हम कहते हैं मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। अब यही जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ, उस समय मानव भूगोल का जो सेंटर में मानव था, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी जो आवश्यकताएं क्या हैं, ये सब चीज़ें इग्नोर होने लगी। और इसी इग्नोरेंस की वजह से 1970 के दशक में ये ज़रूरत महसूस की गई कि मानव भूगोल की जो एक आत्मा है उसको बचाए रखने के लिए 3 अप्रोच उदय होने चाहिए, जिसकी वजह से जो मानव भूगोल का जो मूल है उसको हम बचा सकें। तब यही 3 अप्रोचेज़ जो थे, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी उपागम, इनका जन्म हुआ। अब देखते हैं कि इन 3 अप्रोचेज़ की क्या विशेषता थी। मानवतावादी उपागम ऐसा उपागम है, ऐसा अप्रोच है जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनके अध्ययन पर जोर देता है। यानी कि नियमों, सिद्धांतों को छोड़ के मानव की क्या आवश्यकताएं, किसी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ मानव की क्या आवश्यकताएं हैं, जैसे जो मूलभूत आवश्यकता होती है, किसी इंसान को भोजन अवेलेबल कराना, आवास अवेलेबल कराना, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब जो मिनिमम नीड्स है मानव की, उसको पूरा करने पे जोर दिया गया। यानी उसके अध्ययन पे जोर दिया गया। किसी भी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो सबसे पहले हम वहाँ मानव की क्या आवश्यकताएं हैं उनको जानने की कोशिश करें। इसी को कहा गया मानवतावादी उपागम। दूसरा उपागम आता है अमूलवादी उपागम, जिसे हम कहते हैं रेडिकलिज़म। ये मेनली इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि उस समय जब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन था तो कई सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और वहां पे बहुत तेज़ी से औद्योगिक क्रांति की वजह से उद्योगों का विकास हुआ, संसाधनों का शोषण शुरू हो गया। जबकि वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए जो गरीब थे और भी गरीब होते गए, जिनके पास संसाधन थे लेकिन वो अपने संसाधनों का खुद उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके से जो गरीब क्षेत्र थे वो गरीब और गरीब होते गए और जो अमीर क्षेत्र थे वो दूसरे के संसाधनों का उपयोग करके और अमीर होते गए। तो इस तरीके से गरीब और अमीर के बीच में एक खाई बन गई, एक गैप बन गया। दूसरी तरफ अमेरिका जैसे क्षेत्र में काले और गोरे लोगों के बीच में एक रंग भेद की वजह से संघर्ष शुरू हो गया और इसी संघर्ष की वजह से, इसी पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से समाज में जो असमानता उत्पन्न हुई या जो प्रजाति में असमानता उत्पन्न होने, काले गोरों की वजह से जो प्रजाति असमानता उत्पन्न हुई, उसके विरोध स्वरूप अमूलवादी उपागम आया, जिसमें ये कहा गया कि
समाज में काले गोरे या अमीर गरीब के बीच में इस तरीके की असमानता नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर जगह समानता होनी चाहिए। तो ये अमूलवादी उपागम इसी असमानता का विरोध करता है, इसी असमानता की व्याख्या करता है और समानता लाने का प्रयास करता है। तीसरा हमारा उपागम था व्यवहारवादी उपागम, यानी ये कहा गया कि भूगोल में, स्पेशली मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी में, जहाँ पे ह्यूमन है इसके सेंटर में, वहाँ पे हम किसी नियम सिद्धांत पे आधारित अध्ययन करने की अपेक्षा मानव क्या अनुभव करता है प्रत्यक्ष रूप से, क्या उसके व्यवहार में क्या है, हम उसका अध्ययन अगर करें तो ज़्यादा बेटर होगा, न कि हम नियमों सिद्धांतों की के बेस पे जो अध्ययन हो रहा है हम उसको प्रेफरेंस दें। तो इसलिए व्यवहारवादी उपागम कहता है कि जो बिहेवियर में क्या है, मानव क्या फील करता है, क्या प्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई घटना घट रही है तो वो प्रत्यक्ष रूप से क्या फील करता है, हम उसके बेस पे किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा और मानव भूगोल की जो एक आत्मा है उसको बचा सकता है। तो इस तरीके से 1970 के दशक में जो अप्रोच आए वो मेनली ह्यूमन सेंटर्ड थे, जो मानव केंद्रित थे। इसके बाद हम देखते हैं जो अप्रोच, कौन से अप्रोच आए, तो हम देखते हैं कि 1990 का दशक, 1990 के दशक से लेके आज तक का जो समय था, उस समय मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद अप्रोच अपनाया गया। उत्तर आधुनिक वाद अप्रोच में क्या किया गया कि जो एक तरफ मात्रात्मक क्रांति थी और एक तरफ ह्यूमन सेंटर्ड अध्ययन था, इसके बीच का रास्ता निकाला गया और ये कहा गया कि हम मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले नियमों और सिद्धांतों की क्या उपयोगिता है मानव के लिए, उस पे जोर दिया गया। यानी कि जो भी नियम भूगोल में अप्लाई होते हैं या जो भी सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं, उनका मानव के लिए क्या उपयोगिता है, उनका जो आधुनिक समाज है उसके लिए क्या उपयोगिता है, इसके अध्ययन पे हमने जोर दिया। यानी कि नियमों और सिद्धांतों की मेनली उपयोगिता पे, हम उसके एप्लीकेशन पार्ट पे हम जोर देते हैं। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम में अब सीधा सीधा सिद्धांत नहीं आता है, बल्कि उस सिद्धांत की मानव के जीवन में या मानव समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है या मानव समाज में क्या उसकी उपयोगिता है उस नियम सिद्धांत की, हम अब ये चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभिन्न उपागमों के माध्यम से होते हुए मानव भूगोल का विकास उपनिवेश युग, कॉलोनियल पीरियड से लेके और जो करंट टाइम है उस तक मानव भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ, ये मानव भूगोल के इतिहास की एक झलक दिखाता है। अब आइए देखते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र कौन कौन से थे, यानी कि उसके फील्ड और सब फील्ड्स कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव भूगोल का जो फील्ड है, क्षेत्र है, सामाजिक भूगोल, जिसके अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल आता है। उसी के अंतर्गत सामाजिक कल्याण का भूगोल आता है, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है सामाजिक भूगोल क्षेत्र के अंतर्गत कौन से 6 उपक्षेत्र हैं या कौन से 7 उपक्षेत्र हैं, व्याख्या करिए या उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद करने वाली हैं। इसके बाद हम देखते हैं मानव भूगोल में जो अगला क्षेत्र था उसे कहते हैं नगरीय भूगोल, जिसमें हम नगरों का अध्ययन करते हैं, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका अध्ययन करते हैं। अगला क्षेत्र है जनसंख्या भूगोल, जिसमें हम जनसंख्या और उसको प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है आवास भूगोल, जिसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट, मानव के जो आवास है, बस्तियां हैं, उनका अध्ययन करते हैं। किसी भी स्थान पे बस्तियों में जो विभिन्नता पाई जाती है वो किस कारण से पाई जाती है, उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल, जिसमें हम राजनीति जो होती है, यानी कि कहीं किसी क्षेत्र में जो भी निर्वाचन हो रहा है तो मतदाताओं की संख्या पे किन भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। तो राजनीतिक भूगोल क्षेत्र के अंतर्गत जो उप क्षेत्र हैं वो है निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल,
इसके अतिरिक्त मानव भूगोल का जो अगला है फील्ड, उसको कहते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भूगोल की जो शाखा है, जिसके अंतर्गत संसाधन भूगोल आता है, जिसमें हम संसाधनों, विभिन्न जो संसाधन हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। कृषि भूगोल, जिसमें हम कृषि की और उसकी विभिन्न पद्धतियों या शस्य प्रारूप, इन सब का अध्ययन करते हैं। उनको प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक भूगोल, किसी क्षेत्र में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन से उद्योग कहाँ अधिक हैं कहाँ कम हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। पर्यटन भूगोल में हम किसी क्षेत्र में पर्यटन जो विकसित हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा पर्यटन हो सकता है, कहाँ कम हो सकता है, कौन से कारक हैं जो पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं किसी एरिया में, उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है विपणन भूगोल, यानी कि खरीद फरोख्त, वाणिज्य व्यापार का हम अध्ययन करते हैं और उन पे प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रेड होता है, जो भी व्यापार वस्तुओं का लेन देन होता है, उसका हम अध्ययन करते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक भूगोल क्षेत्र के अंतर्गत ये 6 उप क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कौन से 6 उप क्षेत्र हैं, तो यहाँ ये चीज़ें याद करने वाली हैं। इस तरीके से हम देखते हैं हमारा आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, यहीं ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स भी दें। थैंक यू।